अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना शुएब। आज हम बात करेंगे प्राइड ऑफ पाकिस्तान लेने वाले यंगेस्ट चाइल्ड मोहम्मद अयात के बारे में, जिसको इंडिया में लिटिल आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। कुछ उसको डॉक्टर का टाइटल देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा लंदन, अमेरिका और कनाडा में अपनी जहानत के झंडे गाड़ चुके हैं। ही सेट्स 22 रैकेट्स। इसके साथ साथ 3 गोल्ड मेडल्स इन्होंने लिए हैं मेमोरी चैम्पियनशिप इन कनाडा में, और एशिया में ये वाहिद बच्चा है जिसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज ईजीली, जिसमें शामिल है फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, उर्दू एंड इंग्लिश। इसको स्पेनिश में क्या कहते हैं? कैमियोन। एस्ताइस, बारको, एस्ताइस, ग्लोबस, एस्ताइस, कुछ, एस्ताइस, बसुरा, एस्ताइस। इतनी यंग एज में 18 टॉपिक्स को कवर करने वाले ये वाहिद चाइल्ड है। टोक्यो, चाइना, बीजिंग, टर्की, अंकारा, अफगानिस्तान, काबुल, बांग्लादेश, ढाका। डबनियम, सिलिकॉन, वनेडियम, नियॉन, कोबाल्ट, रबेडियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, कार्बन। इसके अलावा ये रीडिंग में और मैथ्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। Add 67 less 2 add 40 less 90 कितना रह गया? 5 लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, Audi, Hyundai, Lexus, Nissan, 150 IQ के साथ उन लोगों में शामिल है जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। ये लिटिल चैम्प हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करता है। लिटिल आइंस्टाइन मोहम्मद अयात की मदर उम्मे अलीन आज मेरे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर से। आप खुद PhD हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों पे अबूर रखती हैं। आज हम बात करेंगे लिटिल चैम्प के बारे में और हम उनसे जानेंगे कि इस जर्नी में उनको किन स्ट्रगल्स का सामना है, क्या चैलेंजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लिटिल आइंस्टाइन के क्या हाल है, पहले तो आप ये बताएं। जी लिटिल आइंस्टाइन अभी बस थोड़ी देर पहले सिल्क फॉर्म्स इकट्ठे कर रहे थे, बस उसी में बिजी हैं। वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह उनको सलामत रखे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इतने इंटेलिजेंट किड की मदर होना इटसेल्फ आपको कैसा लगता है? चैलेंजिंग भी है, ब्लेसिंग नो डाउट। अगर मैं कहूँ कि ब्लेसिंग नहीं है तो एक नाशुक्री वाली बात हो जाती है। ब्लेसिंग नो डाउट है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हर दिन आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको नए गोल्स की तरफ उसको मतलब लेके जाना पड़ता है, तो इट्स क्वाइट टफ। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बहुत ज़्यादा फील होती होगी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहम्मद शायद अकेले होते तो शायद उस तरह से मुश्किल ना होता, लेकिन बिकॉज 3 बच्चों के साथ इट्स वेरी टफ कि आपने उनको भी टाइम देना है, आपने बैलेंस भी रखना है, फिर डेफिनेटली आपने घर को लेके चलना है, सोसाइटी को लेके चलना है, तो कभी कभी मुश्किल लगता है। सबसे पहले तो अभी मोहम्मद 3 साल के हो गए, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समरी करें कि 3 साल में आपको उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और मैं जो एक चीज़ महसूस करती हूँ कि हमारी मदर्स तो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती कि उनका चाइल्ड गिफ्टेड है। ये भी एक चैलेंज है हमारे यहाँ कि ये डिस्कवर करना कि ये बच्चा आम बच्चों से अलग है और ब्लेस्ड चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है। जी बिल्कुल। एक्चुअली अब आप 3 साल 4 माह के ये हो गए हैं, तो इस दौरान जो सफ़र रहा अभी तक तो बहुत स्मूथ रहा, कभी मतलब तंग करने वाला ये नहीं था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहे हैं तो अब चैलेंजिंग लगता है। और ये बात आपने सही की कि पेरेंट्स की तरफ से रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स बिट इजी, क्योंकि माइलस्टोन्स बच्चे इतनी जल्दी, क्योंकि ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ये अपना पता खुद देते हैं। वो कहते हैं ना, जो टैलेंट होता है वो कहीं पे भी है, वो बोलता है। जैसे मोहम्मद का था, हालांकि मेरे दूसरे भी 2 बच्चे थे, तो मुझे मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई डिफ्रेंशिएट करने में। 2 के जब तक इसका एक टेस्ट नहीं हुआ तब तक मैं भी श्योर नहीं थी, लेकिन ये है कि ये बच्चे दूसरों से पैदा होते ही बड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे इसने 5 माह में पहला लफ्ज़ बोला, जैसे इसने क्रॉल बहुत जल्दी किया, जैसे इसने चलना जल्दी शुरू किया, रिकग्निशन, वोकैबुलरी इनकी दूसरे बच्चों से बहुत
ज़्यादा होती है, बोलते बहुत जल्दी हैं, तो ये इटसेल्फ बताते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना मुश्किल काम है कि इस तरह के बच्चों को रिकग्नाइज करें। एक्चुअली मोहम्मद अयात जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनियस कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से जैसे 150 आप बताती हैं इनकी IQ है जो कि साइकाट्रिस्ट ने बताई है, लेकिन जो बच्चे 120 से 150 के दरमियान होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो अक्सर बच्चे गिफ्टेड होते हैं और क्योंकि वो ऑल राउंडर गिफ्टेड नहीं होते, वो किसी एक सब्जेक्ट में गिफ्टेड होते हैं, तो पेरेंट्स या स्कूल या इदारे उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आपसे बात करना चाहूँगी आगे कि जब चैलेंजेस आप देख रही हैं कि सोशल जो हमारी एक बिहेवियर नज़र आता है हमें कि सोशली अब मोहम्मद को जहाँ पसंद किया जाता है, जहाँ उनको अप्रिशिएट किया जाता है, इसके साथ साथ सोशली एक प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशली मुझे जो प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस करना पड़ी हैं वो सबसे बड़ा ये है कि मोहम्मद अगर सोशली कहीं पे भी जाते हैं, द रीज़न इज़ के मीडिया पे हैं, तो कोई भी है तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि इसके साथ वीडियो बने और हम क्वेश्चन पूछते हुए वीडियो बनाएं, या फ्लैग्स या मैप या मतलब कुछ भी पूछते हुए। जैसे कुछ दिन पहले एक मदर आई और उन्होंने CSS के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया, एंड आई वाज लाइक कि मतलब सीरियसली यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की बजाय लेग पुलिंग ज़्यादा है जो मैंने फेस किया। यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है इन बच्चों की जितनी कि इनकी लेग पुलिंग है, क्योंकि मैंने जो फील किया कि हर कोई ये उनको शो करना चाहता है कि कहाँ पे ये कम लर्नड हैं एज कम्पेयर टू देयर किड्स। अब अगर एक 6 साल का बच्चा ही इज गोइंग टू स्कूल तो डेफिनेटली अगर उसको एक वो सिलेबस को फॉलो कर रहा है तो दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अगर एक बच्चा जो घर पे है तो ही इज नॉट इनटू पर्टिकुलर सिलेबस और बुक्स, तो वो दैट इज एन एंटायरली सेपरेट इशू। तो वो क्या होता है कि हाँ उन कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और ये अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी बच्चा टैलेंटेड है या कुछ भी है तो उसको आप मोटिवेट करें एज कम्पेयर टू कि आप उसको डिमोटिवेट। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, और ज़ाहिर है बच्चा है, चाइल्डिश बिहेवियर होता है उसका, या कुछ सब्जेक्ट्स में वो वीक होता है, तो हमारी सोसाइटी क्या करती है, वो उसी पॉइंट को रेज करती है और उसी पॉइंट पे बात करने लगती है। जैसे कि ये बच्चे अक्सर आम बच्चों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, इनकी सिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम उनके जो बच्चों के बिहेवियर्स हैं उसको ही बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पॉइंट आउट किया जाता है। अलीन, आपको शायद अंदाज़ा हो कि कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो माइनर डिविएशन और माइनर डिसेबिलिटी के साथ भी गिफ्टेड होते हैं, यानी कुछ बच्चों में सेंसरी इशू पाया जाता है और उस सेंसरी इशू के साथ भी वो गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि उनकी लेफ़्ट और राइट बॉडी आपस में सिंक नहीं होती, या हम देखते हैं कि वो बच्चे चू नहीं कर पाते, या हम देखते हैं कि उन बच्चों की डिले स्पीच है, यानी डिले स्पीच के बच्चे भी मैंने जीनियस देखे हैं। तो हमारे स्कूल और सिस्टम और जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है कि उनके सिर्फ इन वीक पॉइंट्स को लेकर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो उनकी इंटेलिजेंसी को इन्हांस करें, फोकस करें और अप्रिशिएट करें। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो है वो म्यूज़िक में जीनियस होते हैं, कुछ मैथ में है, कुछ इस तरह से, तो उनकी एबिलिटी पे फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि उनको बार बार आप दूसरी चीज़ों की तरफ पुश करें या उनको कहें। और जो आपने बात की कि बिहेवियर इश्यूज ये होते हैं, द रीज़न इज़ इस तरह के बच्चे जब देखते हैं कि हम नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम एक 26 साल के आदमी की तरह बैठें या एक टीनेजर से भी ज़्यादा, क्योंकि टीनेजर भी नॉटी होते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि 20 से अबव की एक्सपेक्टेशंस इन बच्चों के साथ शुरू हो जाती हैं कि वो इस तरह से बैठे हिले नहीं। अगर बात की है तो जी उनको प्रॉम्प्ट जवाब चाहिए, और मतलब दे आर नॉट रोबोट्स, दे आर किड्स। जो भी है इनकी मेंटल एज क्या है, अपार्ट फ्रॉम मेंटल एज फिजिकली वो बच्चे हैं और उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये इशू मुझे अभी तक फेस करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है मोहम्मद अगर अपनी एज फेलोज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और वो अगर किसी बड़े बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं
तो बड़े बच्चे उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि बिल्कुल, या तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, और उसको बुली करेंगे और वो बहुत डिमोटिवेटेड फील करता है। और बल्कि कुछ दिन पहले ही सेड कि मामा आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि मुझे क्या क्या आता है। तो फिर इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो डम्प प्ले करना शुरू कर देते हैं। उनको अगर आता भी होता है तो इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं आता। साइकोलॉजिकली आपने इन बच्चों में नोट किया होगा कि ये हर चीज़ में टू मच होते हैं, यानी कि टू मच सेंसिटिव, इनका टेम्परामेंट भी आम बच्चों से ज़्यादा होता है, लविंग भी ये टू मच होंगे, और मतलब इनमें हर चीज़ जो है वो टू मच है। तो सोसाइटी या इनके जो आपको इस टू मच बिहेवियर को आपको हैंडल करने में ज़ाहिर मुश्किल होती होगी, तो आप किस तरह से फेस करती हैं ये? अच्छा, उसमें ये है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं देसी माँ हूँ तो कभी कभी ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी ये हो जाता है कि ट्यूनिंग हो जाती है मोहम्मद की भी अलॉन्ग विद मेरे जो दूसरे 2 बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि इन बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा आना या ये बिहेवियर बहुत नॉर्मल है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो उसके बाद इनको अपोलोजाइज करना है या उनको वो मतलब एक वो अपोलोजेटिक वे में जाके उनको वो करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें एज अ मदर हमें ही उन्हें सिखानी है, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो बाहर के लोग तो मतलब वो उनको वही है आया बड़ा लिटिल अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला सीन है कि वो इन बिहेवियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली जो मैं आपसे पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो मैं फेस करती रही, फ्रस्ट्रेशन, जैसे चाइल्ड जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की इनकी वजह ये होती है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों की जो मेंटल एज होती है वो फिज़िकल एज से बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है। तो उनकी जो बॉडी होती है वो सिंक नहीं कर पाती उस मेंटल एज से। तो ये वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जिसकी वजह से ये बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, यानी इनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं और उनका हैंड जो है वो रेडी नहीं होता उस हैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके माइंड में बहुत ही आर्टिस्टिक पिक्चर आ रही होगी पेंट करने के लिए, लेकिन उनका जो हैंड है जो कि एक टूल है जो माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसको कन्वे करने का, तो हैंड इतना मैच्योर नहीं होता और क्योंकि वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते, पूरा कर नहीं पा रहे होते, तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते। ये फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर जो है वो टेम्परामेंट्स को डेवलप करती है और ये सडनली बहुत ही बाज़ औक़ात बड़ा टफ़ बिहेवियर शो कर देते हैं कहीं भी, और इनको हैंडल करना वाकई पेरेंट्स के लिए एक टास्क होता है। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का अपना, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे लगता है कि हमें भी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अलॉन्ग विद गिफ्टेड किड्स हमें भी हर टाइम मौजूद होना चाहिए कि जहाँ पे हमें नेगेटिविटी फेस करना पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ गिफ्टेड किड्स नहीं हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। बीइंग ए पेरेंट आपको सोसाइटी के साथ भी लिंक करना है, आपको उनकी नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करना है, आपको रिलेटिव्स को भी वो कहते हैं ना बर्दाश्त करना है, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। बीइंग पेरेंट अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और अगर हम सिर्फ इनसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, अच्छा इसको अब हमें कहीं बिजी करना है या इसको हम किसी ट्यूटर के पास भेज दें या कहीं पे इसको समर कैंप में डाल दें, तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि पहले पेरेंट्स अपने आप को मेंटली स्टेबल करें, उनको पता हो कि हमारे घर में एक गिफ्टेड किड है, हमें कौन सी बातें उनके सामने डिस्कस करनी है, कौन सी बातें नहीं डिस्कस करनी, हमने किस तरह से अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है कि हम पॉजिटिविटी उनको दे सके। अगर हम खुद पॉजिटिव नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा गिफ्टेड किड जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा। अलीन माशाल्लाह आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं और काफ़ी आपकी स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल अचीवमेंट की सूरत में हमें नज़र आती है, लेकिन उन मदर्स को हम जो कि अभी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है,
तो हमारे पास उन मदर्स को ट्रेन करने का कोई प्लेटफॉर्म आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां हम उन मदर्स को जो गिफ्टेड चाइल्ड रखती हैं उनको हम उन मदर्स को ट्रेन कर सकें? अभी तक तो मुझे पेरेंटिंग पे बहुत से वर्कशॉप्स हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स इन पे अप्लाई होती हैं, क्योंकि वही बात है कि आप फैंटेसी वर्ल्ड की बातें अगर करेंगे तो आपका बच्चा फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं है। मैं अगर उसको ये सिखा रही हूँ कि बेटा एवरीथिंग इज ग्रीन, एवरीथिंग इज गुड, यू आर गोइंग आउट, बेटा कोई आपको झूठ नहीं बोलेगा, कोई आपके साथ धोखा नहीं करेगा, कोई, तो वो वही माँ की पॉजिटिविटी लेके बाहर गया हुआ है। ही शुड नो वन थिंग कि मेरी माँ ने मुझे पॉजिटिविटी सिखाई है, बट नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड, और उसको ये चीज़ें, और मुझे नहीं लगता कि पेरेंटिंग के जितने भी वर्कशॉप्स हो रही हैं वहाँ पे आप इस बारे में पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। पेरेंट्स को हम इस बारे में ज़रूर ट्रेन कर रहे हैं कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है, आपने बच्चों को मारना नहीं है, आपने बच्चों के साथ शाउट नहीं करना, आपने बच्चों को नेगेटिविटी नहीं देनी। बट द थिंग इज़ कि आप उनको ये इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करेंगे कि जो बाहर उस पर शाउट करेगा उसको कैसे टैकल करना है, जो बाहर उसको मारेगा उसको कैसे टैकल करना है। हमें इस ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इसके लिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हम बात कर सकें। इसके अलावा ये बच्चे बड़े हाई एनर्जी बच्चे होते हैं और ऑल द टाइम ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मदर्स की एनर्जी और जो घर में जो फैमिली है उसकी एनर्जी को उस बच्चे के साथ मैच करना, और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक इनको कोई ना कोई आपको टास्क या काम देना ही पड़ता है, ऐसा ही है। तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने मोहम्मद को एक देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम जिसमें उसको पता है कि मैंने अगर कोई एक्टिविटी या कुछ करना है तो वो करना है। अदर देन दैट उसको पता है कि मैंने अपने आप को खुद कैसे बिजी रखना है। उसको पता है इधर इज गोइंग टू पार्क और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं या जैसे भी, क्योंकि ये हमें ही बीइंग पेरेंट्स उनको ट्रेन करना है कि अगर अम्मा आपके पास नहीं है, अगर अब्बा आपके पास नहीं है, तो आपने खुद अपने चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करना है। क्योंकि मैं देखिए हर वक्त इसके साथ तो नहीं हूँ, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि पेरेंट्स को, और मोहम्मद के बाद मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह इतनी ज़िंदगी ज़रूर हो कि इन बच्चों को हम खुद से किसी तरफ लेके जाएं। लेकिन आप कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होगा। तो इन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सेल्फ ट्रेन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हम अगर अब बैठे हैं तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है और हमारी अगली एक्टिविटी क्या होगी, ये इन्हें खुद चूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको कहूँ कि नहीं मोहम्मद अब ये खत्म हो गया, अब ये आपका नेक्स्ट टास्क रेडी है, आप ये करेंगे फिर नेक्स्ट, तो वो मेरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। उसको पता है कि अम्मा देंगी तो मैंने करना है, अदरवाइज मैंने नहीं करना। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको ये ट्रेनिंग दें कि बेटा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो अम्मा आपको टास्क या एक्टिविटी दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद का जितना भी टाइम है जो 7-8 घंटे हैं उसमें आपने अपने ब्रेन को या अपने आप को खुद से मोटिवेटेड रखना है। तो ये सारे जो आप टिप्स और आइडियाज़ शेयर कर रही हैं डेफिनेटली उन मदर्स के लिए बहुत हेल्पिंग होगा जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं जिनके। अब मैं आती हूँ कि आगे की जो आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आप स्कूल में इनको अभी तक वो होम स्कूलिंग पर है, तो आगे आप इनको किसी स्कूल में एनरोल कराना या आपकी क्या प्लान्स हैं इनकी एजुकेशन के लिए आगे? अच्छा, मैंने जितने स्कूल से रब्ता किया उनका एक ही था कि जो है इनको अगर 3.5 साल का अगले महीने अगर ये हो जाते हैं तो 3.5 साल का बच्चा अगर हम बहुत भी लेंगे तो नर्सरी में लेंगे, क्योंकि केजी में भी हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो 5.5 की ब्रैकेट में होते हैं, तो वो इसको बुली करेंगे या इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा स्कूल लाहौर के अंदर नहीं मिला, बट ये है कि देखें आगे चल के शायद इसके लिए कोई अल्लाह ताला ने दिया है। तो ईमान मेरा ज़्यादा अल्लाह पे इसलिए है कि मुझे लगता है जिसने यहाँ तक इसको लेके आया वो इंशाल्लाह। नहीं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो बच्चा इतने आगे की नॉलेज रखता है और हम सब ने उनकी परफॉर्मेंसेस देख रखी हैं, दुनिया ने उनको सराहा है, इतने उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और रिकॉर्ड्स उन्होंने सेट कर रखे, तो अगर वो बच्चा ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करेगा तो उसका बॉटम कहाँ जाएगा? मतलब आप ये देखें ना कि उनको हमारे स्कूल्स को यही अंडरस्टैंड करने में मसला है
कि वो फिर दूसरे बच्चों के लिए वो इनॉय वो करेगा। अगर मैं उसको कर भी देती हूँ तो वो बोर्डम का शिकार होगा, फिर वो क्लास में क्या करेगा, फिर बिहेवियर इशू आएंगे। तो इट्स बेटर। अब जैसे मुझे फ्रांस से या 3-4 और जगह से इसके लिए इन्विटेशन आया तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने कहा ये इसके जितने सर्टिफिकेट्स हैं ये सारी जिंदगी नहीं को जस्टिफाई कर लेना तो दैट्स मोर देन इनफ। मैं मतलब करने को मैं इसके लिए सर्टिफिकेट्स और भी जो है वो एक से एक लेता रहे या इस तरह से वो भरता रहे रूम को। बट द थिंग इज कि इसको ये चीज पता होनी चाहिए कि अब इससे आगे मैं कुछ चलूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट। आप मेरे लिए ये होता है कि मैं इसको एक टारगेट सेट कर देती हूँ कि ठीक है जी 6 मंथ या 1 ईयर में ये कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो मेरे ख्याल में हम जो पेरेंट्स हैं, जो गिफ्टेड बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम सिर्फ यही कर सकते हैं क्योंकि स्कूल तो मेरा नहीं ख्याल इस हवाले से हमारी कोई हेल्प करेगा। तो आप इसको कब तक कैरी कर सकेंगी? 2 साल 3 साल? कभी ना कभी तो वो किसी इंस्टीट्यूट में उनको करना पड़ेगा। यानी आप 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रही हैं इस वक्त। आप उसकी पूरी एजुकेशन भी देख रही हैं, उसका हेल्थ केयर भी, और सारे मामला आप अकेले देख रही हैं। यानी किसी किस्म की आपको हेल्प नहीं है, ऐसा ही है? Exactly. तो ये तो मतलब एक इतना गिफ्टेड चाइल्ड मौजूद है हमारे पाकिस्तान में और उसके लिए कोई इदारा नहीं है कि जहाँ इन जैसे और भी जो बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे इन बच्चों को इनके अकॉर्डिंग रेस किया जा सके। सना शायद कोई ऐसे हों, जैसे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, जो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। बट द थिंग इज कि आप इन बच्चों को स्कॉलरशिप भी तो नहीं दे रहे ना। कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मेरा एक बजट है, मैंने उस बजट को लेके चलना है, तो मैं अपने एक बच्चे पे सारा बजट तो नहीं इन्वेस्ट कर सकती। तो हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम इनको बिजी करें तो कहाँ पे करें। अगर हम इनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे लेके आए तो वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि 45,000 50,000 प्लस उनकी फीस है। एक्चुअली अलीन, जो हमारे स्कूल्स हैं वो बच्चों को जो इनरोल करते हैं वो उनकी फ़िज़िकल एज को देखते हुए करते हैं, जबकि दुनिया भर में अब एज को इस तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जाता जैसे हमारे यहाँ किया जाता है। यानी एक बच्चे की मेंटल एज अलग है, उसकी सोशल एज अलग है और एक फ़िज़िकल एज अलग है। इस वजह से हमारे ये बच्चे स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम सिर्फ उनकी फ़िज़िकल एज की बुनियाद पर उनको इनरोल करते हैं। यानी इतना जीनियस बच्चा जो कि अवेयर है सारी चीज़ों से, और उसको अगर स्कूल में उसकी एज के अकॉर्डिंग लिया जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके लिए फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम की वजह बनेगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है स्कूल से ज़्यादा हमारी सोसाइटी का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वही बात है कि बुलिंग को बहुत कॉमन समझा जाता है, टॉन्ट मारना या कोई इस तरह के बिहेवियर, जिसकी वजह से स्कूल वाले इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर इस बच्चे को हम इसकी मेंटल एज के लिहाज से लेके चलेंगे तो बच्चे बुली करेंगे, और ये फैक्ट है कि बच्चे बुली करते हैं। तो उसमें स्कूल से ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। तो स्कूल अपना कोई लाहे अमल इन बच्चों के लिए या किसी भी बच्चे के लिए जो कि बेशक डिले में आता है या एडवांस में आता है, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आप जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे हैं तो आप देखिए कि उनको नॉर्मल स्कूल्स में शायद टीचर ट्रेन कर सकें, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्या बच्चे उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या बच्चों के पेरेंट्स उनको इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस देंगे कि बेटा अगर कोई बच्चा थोड़ा डिले स्पीच में है या अगर उसका कोई माइलस्टोन आप लोगों से पीछे है तो आप उसको जो है वो प्यार से डील करें। तो पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, वो कहेंगे हम फ्री पे कर रहे हैं। दूसरा, इदारा और जो टीचर्स हैं वो कैपेबल हों, वो इतने ट्रेन हो, उतने अवेयर हो, इतने कैपेबल हो कि वो बच्चों की जो स्पेशल नीड्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यानी वो इदारा भी तो ऐसा हो कि आपका जो बच्चा है, बेटा है, या इस जैसे जितने भी जीनियस बच्चे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। सना द थिंग इज़ कि देखें, अगर हम टीचर भी हैं
तो हमारी तरह आम माओं की तरह वो पता नहीं कितनी जगह पे लड़के आ रही होती हैं स्कूल में, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके आ रही होती हैं। तो हो सकता है कोई एक ज़रा सी चीज़ उनको ट्रिगर करती हो और उनका वो कहते हैं ना कि जो एग्रेशन वाला बिहेवियर है वो बाहर आ जाता हो। तो इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी कि हमें सोसाइटी के तौर पे एक टीम वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम टीम वर्क नहीं करेंगे तो यही टीचर्स आप जितना भी इनको ट्रेन कर लें, लेकिन अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनकी वो कहते हैं ना कि जहनी तौर पे वो खौफ और उसका शिकार होंगी, तो आप जितना मर्जी ट्रेन कर ले, छोटी सी चीज़ उनको ट्रिगर करेगी और वो एग्रेशन शो करेंगे ही करेंगे। होपफुली हम इसको यहाँ पे समर अप करते हैं कि होपफुली इन फ्यूचर आपके बेटे के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर हो। स्कॉलरशिप भी इन बच्चों को देनी चाहिए, मुल्क की सतह पर इनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के स्टार्स हैं और इन फ्यूचर ये मुल्क के नाम को बहुत रोशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच अलीन। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात करते रहेंगे, आपकी एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया। और बस यही दुआ है कि मोहम्मद है या मोहम्मद जैसे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आगे आसानियाँ हों और हम लोग पेरेंट्स के तौर पे उनके लिए कुछ कर सकें और उनको एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखते, इनकी डिग्रियाँ कोई मायने नहीं रखती। एज़ लॉन्ग एज़ वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो ये कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, अगर हमारे बच्चे खुश होंगे तो ये सारा कुछ उनके लिए डबल हो जाएगा। तो आई होप कि आप उनको एक खुशहाल ज़िंदगी दें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अलीन। हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी अलीन, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान में बहुत सारे गिफ्टेड चाइल्ड मौजूद हैं और उनकी मदद वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही है। मोहम्मद अयात जैसे बहुत सारे जीनियस बच्चे जिनको दुनिया में सराहा गया, उनके लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है। चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन हम इन बच्चों को सिवाय मेडल्स और रिवॉर्ड्स के क्या दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।